हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक छोटा सा गांव था आलमपुर। उस गांव के लोग आपस में बड़े ही मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहते थे। आलमपुर गांव भले ही छोटा और पिछड़ा हुआ था, लेकिन वहां के लोग हमेशा खुश रहते। आलमपुर गांव सबसे ज्यादा रुई की खेती के लिए मशहूर था। यहाँ के ज्यादातर किसान रुई की खेती करते थे। ये छोटा सा गांव जिले से काफी दूर बसा हुआ था, जिस कारण यहाँ सुख सुविधा देर से पहुँचती थी। इस गांव के एक ओर जहाँ बड़ा पहाड़ था, तो वहीं दूसरी ओर बहती नदी और तीसरा रास्ता वो घना जंगल था, जहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। जब भी किसी को गांव से बाहर जाना होता था, तो उसे वो पूरा पहाड़ चढ़कर दूरी तय करनी होती थी। और अगर गांव का कोई आदमी बीमार हो जाता, तो उसे खाट में लेटाकर गांव के मर्द पहाड़ पार करवाते। लेकिन बरसात के समय उनके लिए और भी मुसीबत हो जाती। जब एक ओर पहाड़ से पत्थर गिरते, तो दूसरी तरफ नदी अपने उफान पर रहती। एक रोज चिरायू अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज मेरा स्कूल जाना जरूरी है, मुझे अपनी किताबें लेने जाना है। हाँ मेरे लाल, आज तुम्हें तुम्हारी किताबें जरूर मिल जाएंगी। वो चिरायू के साथ पहाड़ वाले रास्ते की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे गांव की एक औरत सीमा मिलती है और वो उससे पूछती है, अरे रेखा बहन, उस पहाड़ वाले रास्ते की तरफ क्यों जा रही हो? सीमा बहन, आज चिरायू की किताबें मिलनी है स्कूल से, तो पहाड़ के रास्ते वही लेने जा रही हूँ। लेकिन उसी रास्ते क्यों? मेरा मतलब है आज मौसम खराब है ना, तो पहाड़ वाले रास्ते पत्थर गिर रहे होंगे। हे राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नदी वाले रास्ते पर सुभाष भाई अपनी नाव लेकर खड़े होंगे, तुम उसमें क्यों नहीं चली जाती? सुभाष भाई नदी के उस पार ले जाने के 10 रुपए लेता है, तो हम दोनों के आने जाने के वो 40 रुपए ले लेगा। बस यही सोचकर मैं पहाड़ वाले रास्ते से जा रही थी। अरे रेखा बहन, जान है तो जहान है। बरसात में पहाड़ी रास्ते पर चलना खतरा ही होता है, और जंगल के रास्ते जाना मतलब जंगली जानवरों का शिकार बनना। इससे तो अच्छा है नदी के रास्ते ही जाया जाए। माँ, अब मुझे मेरी किताबें कैसे मिलेंगी? आज मैं तुम्हारी किताबें ला कर ही रहूंगी। सीमा की बात मानकर रेखा नदी वाले रास्ते पर जाती है, जहाँ पहले से और भी गांव वाले उस सुभाष नाव चालक का इंतजार कर रहे थे। बरसात के कारण नदी में काफी ज्यादा पानी था। पता नहीं ये मुआ सुभाष कहाँ मर गया। सुबह से दिन होने वाला है, अभी तक नहीं आया। मुझे शहर में अस्पताल जाना था अपनी दवाई लेने। काकी, मैं भी सुबह से उसी की बाट में बैठा हूँ। शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते तो कुछ पैसे आ जाते, उससे 2 वक्त की रोटी खा लेते। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुभाष वहाँ अपनी नाव लेकर आ जाता है। चलो चलो, किस किस को चलना है गांव के उस पार? लेकिन आज पूरे 50 रुपए लगेंगे। हाँ, पहले ही कह देता हूँ। लेकिन कल तक तो तुम 10 रुपए लेते थे, फिर अब 4 गुना भाड़ा क्यों बढ़ा दिया? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। कल मुहे आग लगे तेरी इस नाव को, मैं तो नहीं जाती अस्पताल तेरी इस नाव में नास पिटे। अगर काम पर नहीं गया तो कमाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या? मेरी दिहाड़ी तो 300 रुपए है। अगर उसमें से ये 50 रुपए आने जाने के भी लेगा, तो कम से कम 2 वक्त की रोटी के पैसे तो मेरे पास आ ही जाएंगे। इतना सोचकर केवल बिरजू और मजदूरी करने वाले दूसरे लोग उसकी नाव में बैठ जाते हैं, जबकि कमला काकी और रेखा वापस आ जाते हैं। घर आकर रेखा ये सारी बात सीमा को बताती है। सीमा ही उस गांव में थोड़ी पढ़ी लिखी थी। आने जाने की सुख सुविधा न होने के कारण ज्यादातर चिरायू स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए रेखा के बेटे चिरायू को कभी कभार सीमा ही पढ़ा दिया करती थी। रेखा की बात सुनकर सीमा मुखिया के पास जाती है और सुभाष की शिकायत उनसे करती है। उसकी इतनी हिम्मत, गांव की बहू बेटियों से वो इस तरह पैसा लूट रहा है। उसे आने दो, मैं उसे बताऊंगा। लेकिन मुखिया खुद सुभाष से मिला हुआ होता है। वो उसकी कमाई का आधा हिस्सा उससे ले लिया करता था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहता। ये सिलसिला कई रोज तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रोज शहर से कुछ अधिकारी उस गांव में आए। उनमें से एक अधिकारी ने पूछा, यहाँ पर सीमा कौन है जो पूरे 6 महीने से लगातार सरकार को पत्र लिख रही है? जी कहिए साहब, मेरा नाम ही सीमा है और मैं ही कई महीनों से आपको खत लिख रही थी, लेकिन उसका अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला साहब। देखिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए ही सरकार ने हमें यहाँ भेजा है। आपकी बात सरकार तक पहुँच गई है। अब आपके गांव से एक सड़क शहर जाने के लिए बनेगी। हमारी तरफ से मजदूर आएंगे जो आकर सड़क का निर्माण करेंगे। साथ ही सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जो कि पूरे काम की निगरानी रखेंगे। जहाँ ये बात सुनकर गांव के सभी लोग खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर मुखिया और सुभाष का चेहरा मुरझा जाता है। अब क्या करें मुखिया जी? अगर इस गांव में सड़क बन गई तो फिर मेरी रोजी रोटी पर पानी फिर जाएगा। तुमसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ। अब कुछ तो हमें सोचना ही होगा।
वैसे एक तरीका है। वो क्या मुखिया जी? एक बार इस सड़क को बन जाने दो, फिर उसे हम बम से उड़ा देंगे। लेकिन हम बम कहां से लाएंगे? शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं तुम्हें उसका पता दूंगा। उससे तुम जाकर कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हें बम दे देगा। उधर गांव में सड़क बनने से चिरायू बहुत खुश था। माँ, अपने गांव में सड़क बन जाने से क्या होगा? बेटा, सड़क बनने के बाद तुम हर रोज स्कूल आ जा सकोगे, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। ये अब मैं भी रोज स्कूल जाऊंगा। पहाड़ काटकर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सड़क का काम जोरों शोरों से चलने लगा। दिन रात गांव वाले और सरकारी कर्मचारी सड़क बनाने में जुट गए और आखिरकार सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगले दिन सड़क का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही एक रात सुभाष ने शहर से बम लाकर उस सड़क में फिट कर दिया और रात को सभी गांव वालों के सो जाने पर मुखिया ने रिमोट का बटन दबा दिया। लेकिन बम सही तरीके से नहीं लगा था, जिसकी वजह से सड़क का आधा हिस्सा ही टूटता है। हे राम, ये तो आधी सड़क ही टूटी है मुखिया जी। बात तो मेरे भी कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, एक काम कर, अपने खेतों में जो रुई की बोरियां भरकर रखी हैं, उन्हें इस सड़क पर बिछा दे और उसे अच्छे से ढक दे। रात भर सुभाष ने उस सड़क को अच्छे से रुई से ढक दिया। उसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि सड़क टूटी भी है या नहीं। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग सड़क उद्घाटन के लिए इकट्ठा हो गए। तभी चिरायू ने कहा, ये अब तो मैं रोज इस सड़क पर खेलूंगा। और माँ, तुम मुझे शहर से साइकिल दिलाकर लाना। मैं रोज इस नई सड़क पर साइकिल चलाऊंगा और अब सबसे पहले मैं इस सड़क देवी की पूजा करूंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे। चिरायू धूप, दिया और प्रसाद लेकर सड़क के बीचों बीच गया और उसने जैसे ही वहाँ दिया जलाया, रुई ने झट से आग पकड़ ली और देखते ही देखते चिरायू के चारों तरफ आग लग गई। माँ बचाओ। तभी वहाँ सड़क देवी प्रकट हुई और उसने चिरायू को सही सलामत आग से बाहर निकाला। इन सब के पीछे उस घूसखोर मुखिया और नाव चालक सुभाष का ही काम है। वो दोनों मिलकर ही नाव का किराया बढ़ाकर तुम भोले भाले गांव वालों को लूटते हैं। वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि इस गांव में सड़क बने। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी सड़क देवी। इन सब में तुम्हारी और इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम सबको वरदान देती हूँ कि ये रुई की सड़क अब असली की हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति अब इस रुई की वजह से परेशानी में नहीं आएगा। ये अब सचमुच की मजबूत रुई की सड़क बन जाएगी। इसमें कितने भी भारी से भारी वाहन आ जा सकेंगे। ये गांव जो पहले ही अपनी रुई की खेती के लिए मशहूर था, अब ये गांव रुई की सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। इसके बाद सभी गांव वालों ने मुखिया और सुभाष को पुलिस के हवाले कर दिया। अब उस गांव तक बस रिक्शा चलने लगे। लोगों को शहर पहुंचने में जहां 2 घंटे लगते थे, अब उन्हें केवल 30 मिनट का ही समय लगता था। अब चिरायू हर रोज स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे उस गांव में रुई की सड़क देखने के लिए भारी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, जिससे गांव में ही रोजगार बढ़ने लगे। अब आलमपुर गांव में सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। धौलपुर गांव में पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। गांव के सभी लोग परेशान थे। सब तरफ सूखा पड़ा हुआ था। गांव की औरतों को गांव से दूर पानी भरने जाना पड़ता था। एक दिन, ओ रामकली, थोड़ा धीरे चल ले, मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है। इतनी दूर पानी भरने जाओ, पता नहीं ये गांव में पानी की परेशानी कब दूर होगी। छाया दीदी, शाम घिर आई है, रात का भोजन भी तो तैयार करना है। जल्दी नहीं चलूंगी तो घर कैसे पहुंच पाऊंगी? अरे गौरी कहाँ गई? वो देखो आगे आगे तेजी से चल रही है। इतनी तेज धूप है, थोड़ा धीरे धीरे चल ले। ये रोजाना पानी भरने इतनी दूर जा जाकर तंग आ गई हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा सिर घूम रहा है। हे भगवान। अरे छाया दीदी, लगता है गौरी बेहोश होकर गिर पड़ी है। इसे पानी के छींटे मारो तो होश में आए। भगवान का शुक्र है तू होश में आ गई। अब धीरे धीरे चलना। कब से सोनी के बापू को बोल रही हूँ इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चल लो, पर ये मेरी सुनते कहाँ है। बिट्टू के बापू तो गांव छोड़ने को मान गए हैं। 2 दिन बाद गांव के बहुत से परिवार दूसरी जगह रहने को जा रहे हैं। हम भी उन्हीं के साथ निकलेंगे। मेरे पति ने भी मुखिया जी से बात कर ली है। मुखिया जी भी अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर जाने की सोच चुके हैं। फिर तेरे पति को तेरी और बच्चों की चिंता क्यों नहीं हो रही? ये बात हमारी समझ से बाहर है। जैसे तैसे करके गौरी अपने घर पहुंचती है। रामकली और छाया की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऊपर से वो धूप में चलकर आई थी।
राशन पानी लेकर अपने पति शंभू पर चिल्लाने लगी। आज तो मैं वापस ही ना आती, रास्ते में ही अंतिम सांस छोड़ देती, फिर करते रहते बच्चों की देखभाल अकेले और पड़े रहते इसी गांव में। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? हुआ क्या? बापू, रामकली चाची बता रही थी कि माँ रास्ते में चक्कर खाकर गिर गई थी। रहने दे सोनी, मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है इन्हें। क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? ये तो इसी गांव में ही पड़े रहेंगे। सारा गांव खाली हो रहा है धीरे धीरे, और ये हैं कि जमकर यहीं बैठे हैं। तभी गांव का मुखिया भी आ जाता है। शंभू, हम सबका भी यही मानना है कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस गांव को छोड़ना ही बेहतर होगा। हाँ मुखिया जी, मैं अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़कर चला जाऊं? मेरा जन्म इसी गांव की धरती पर हुआ है। मेरे माँ बाप की निशानी, मेरा ये घर उनकी याद दिलाता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ करना मुखिया जी। तुम्हें नहीं जाना तो मैं सोनी और दीपू को लेकर जा रही हूँ। पड़े रहो अकेले, कल सुबह रामकली और छाया के साथ निकल जाऊंगी। मैं क्या करूं भगवान? मेरे पूर्वजों की मिट्टी, मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि इसी गांव की मिट्टी है। मुझे आज भी अपने स्कूल का वो दिन याद है जब मास्टर जी हमें पढ़ा रहे थे। तो बच्चों, समझ में आया? हमारी मातृभूमि हमारी माता है। इसका मतलब मातृभूमि हमारी माँ के समान है, यानी कि इस गांव की मिट्टी मेरी माँ है मास्टर जी। हाँ शंभू बेटा, मातृभूमि वो भूमि है जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, उसकी मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है, उस मिट्टी से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है और उसे माँ का दर्जा देता है। मास्टर जी, मैं हमेशा अपनी मातृभूमि अपने गांव में ही रहूंगा। इस गांव को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। शंभू की याद वापस आ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अगले दिन धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। सब लोग अपने परिवार वालों के साथ दूसरी जगह जाने लगे। लगता है सब चले गए, पर मैं अपने गांव की धरती पर ही रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गौरी, तुम क्या हुआ? गई नहीं? कुछ भूल गई क्या जो लौट आई हो? हाँ, तुम्हें भूल गई थी, इसलिए वापस आ गई हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाने लगी थी। मैं पत्नी का कर्तव्य भूलकर अपना स्वार्थ देख रही थी। आपको मुसीबत के समय अपनों की जरूरत है और मैं आपको ही छोड़कर जा रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि इस मुसीबत से निकलने में आपका सहयोग करूंगी। गौरी और बच्चों को वापस अपने पास देखकर शंभू बहुत खुश होता है। उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो गौरी से कहता है, गौरी, तुम मेरी ताकत हो। अब मैं इस मुसीबत से निकलने का हल जल्दी ही ढूंढ लूंगा। सबसे पहले मुझे इस कुएं के भीतर जाना होगा। कोशिश करता हूँ कहीं से भी थोड़ा पानी की उम्मीद निकल आए। मैं औजार लेकर आती हूँ। बापू, इस कुएं में खुदाई करके हमें पानी मिल जाएगा? हाँ बिटिया, मेहनत करने से सभी काम सफल होते हैं। बापू, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप इस काम को जरूर करोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ और तुम दोनों तो मेरी ताकत, मेरी हिम्मत हो। अब मैं इस काम को आसानी से कर लूंगा। शंभू कुएं में उतर जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अरे ये पत्थर कैसा? कहीं इसी कारण तो इस कुएं का पानी नहीं रुका हुआ। इसे हटाकर देखना होगा। बड़ा भारी पत्थर है, मुझे जोर लगाना होगा। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो एक बड़ा पत्थर अटका हुआ है, उसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। शंभू काफी जोर लगाकर उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है जैसे ही वो पत्थर को हटाता है, वहां से पानी की धार बहने लगती है। वो खुश हो जाता है। अरे यहाँ पर तो पानी है, पर ये पानी इतना चिकना कैसे है? ये तो तेल है जो गाड़ियों में पड़ता है। हाँ, ये वही है। इसका मतलब इस कुएं में तेल है। ये तेल का कुआं है। मुझे ये बात मुखिया जी और सरकारी अफसरों को बतानी होगी। क्या? ये तेल का कुआं है? तुम जल्दी से जल्दी ये बात मुखिया जी को पहुंचाओ जी। हाँ, मैं मुखिया जी को साथ लेकर ही सरकारी दफ्तर जाऊंगा। शंभू दूसरे गांव में मुखिया जी के पास जाता है और उनके साथ मिलकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है। ठीक है, मैं आपकी बात पर गौर करने के लिए अपनी एक टीम आपके साथ गांव भेज देता हूँ। जी, इसी कोने में ही तेल मिला है। आप लोग इस कुएं में उतरकर एक बार चेक कीजिए, क्या सच में ये तेल का कुआं है? साहब, ये सही कह रहे हैं, ये तेल का ही कुआं है। और फिर शंभू के द्वारा की गई मेहनत का परिणाम बहुत ही अच्छा निकलता है। गाड़ियां भर भर के कुएं से तेल शहरों में जाने लगा। धीरे धीरे धौलपुर गांव की हालत में भी सुधार आ गया। सबने पक्के घर बनवा लिए।
पानी की भी कमी पूरी हो गई और धौलपुर एक खुशहाल और विकसित गांव बन गया। शंभू, आखिर तुम्हारी इस गांव को छोड़कर ना जाने की जिद गांव के लिए एक वरदान साबित हुई। हम सब गांव वालों को तुम पर गर्व है। हाँ, तुमने गांव के विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और अपनी जान की परवाह किए बिना तुम इस गांव की सेवा में डटकर लगे रहे। शंभू, तुम्हें पता है मैं इसी साल मुखिया के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैं और सभी गांव वाले चाहते हैं कि तुम गांव के नए मुखिया के पद पर नियुक्त हो। अब इस गांव को तुम्हारे जैसे सच्चे मातृभक्तों की ही आवश्यकता है। हाँ। शंभू को धौलपुर गांव का नया मुखिया नियुक्त किया जाता है। शंभू के प्रयास से धीरे धीरे धौलपुर गांव एक प्रगतिशील गांव में तब्दील हो जाता है। बेस्ट बडीज